Hello guys, welcome back with another video on the chapter Indian economy on the eve of independence. आज हम लोग बात करेंगे हमारे थर्ड एस्पेक्ट के ऊपर या थर्ड कंपोनेंट के ऊपर जो कि ब्रिटिशर्स ने हमारे एक्सप्लॉइट किए थे। जैसे कि हमने पहले आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हमारे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारी कॉलोनी को एक्सप्लॉइट कर दिया था, कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन हुआ था, जिसमें हमारे तीन चीजें थी, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड हमारा फॉरेन ट्रेड। एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर हम लोग अपनी लास्ट वीडियो में पहले ही पढ़ चुके हैं। आई होप सबको सारी उसमें चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए ताकि ये समझना आपके लिए काफी बहुत ज्यादा आसान हो जाए। ये टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड या फिर फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारा जो फॉरेन ट्रेड था वो किस तरह का। तो अगर हम लोग बात करें, पहले हम लोग बात कर लेते हैं थोड़े से प्री ब्रिटिश पीरियड की। तो पहले आपको पता ही होगा कि हमारी इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया या सोने की चिड़िया, गोल्डन बर्ड। गोल्डन बर्ड इसे इसलिए कहा जाता था क्योंकि हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा गोल्ड पाया जाता था। मतलब सबसे ज्यादा गोल्ड अगर कहीं था तो वो था इंडिया में। अब इंडिया में गोल्ड आता कहां से था? कुछ गोल्ड माइंस थी हमारे यहाँ, उन गोल्ड माइन से हमारे पास गोल्ड आता था। कुछ हमारे जो इंडिया था वो स्टार्टिंग से ही स्पाइसेस बनाने में, मसाले बनाने में सबसे आगे था, और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो स्पाइसेस यानी कि मसाले जाते थे वो हमारे इंडिया से ही जाते थे। यहाँ पे खाने वाले मसाले की बात हो रही, वो तंबाकू वाली बात नहीं हो रही, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारे कि यहाँ पे जो इंडिया थे वो स्पाइसेस के मामले में सबसे ज्यादा लीडिंग हमारी कंट्री थी। तो रोमन एम्पायर जो थे, जो मेरे रोमन एम्पायर्स थे या रोमन कंट्रीज थी, वहां की जो वुमेन्स थी वो बहुत ज्यादा इंडिया के ये स्पाइसेस वगैरह इस्तेमाल करती थी, और इंडिया उनसे इसके बदले में गोल्ड लेता था। मतलब वो कहता था हम आपको स्पाइसेस देंगे अपने, बट बदले में हमें गोल्ड चाहिए। तो वहां से भी गोल्ड आ रहा है, कंट्री में भी गोल्ड माइंस है, वहां से भी गोल्ड आ रहा है। इस वजह से हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा गोल्ड अवेलेबल हो गया था। बट ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमारे जो रोमन एम्पायर्स थे वो यहाँ पे हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी उसको बोलने लगे द सिंक ऑफ वर्ल्ड गोल्ड। क्या कहने लगे? द सिंक ऑफ वर्ल्ड गोल्ड। सिंक का मतलब होता है किसी चीज को निचोड़ लेना, खत्म कर देना, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाना। वर्ल्ड गोल्ड का मतलब कि इंडिया का जो गोल्ड था, जो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड उसने इकट्ठा किया हुआ था, अब वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह से वो गोल्ड जो था वो अपने लिए इस्तेमाल कर लिया। अब ब्रिटिशर्स ने जो ये गोल्ड इस्तेमाल किया, जो ये इंडिया की जो ये वेल्थ थी ये ड्रेन करी, वो कैसे करी? क्योंकि भाई इतना पैसा था, सोने की चिड़िया कहला रहा है, तो इतना ज्यादा पैसा था और ब्रिटिशर्स ने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। तो कैसे कर दिया? क्या किया ब्रिटिशर्स ने? खा गए क्या पैसा? क्या कर दिया? तो उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने क्या किया? सबसे पहले तो उन्होंने इंडिया का जो पैसा था वो अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल पे खर्चा करना शुरू किया। मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा वो अय्याशी कर सकते थे, ये भी लाओ, वो भी लाओ, ये कार भी लाओ, ये महंगे वाले घोड़े लेके आओ, ये बगल वाली कंट्री खरीद लो, ये कंट्री सस्ती मिल रही है, ये खरीद लो डापुरी, ये वाला किला सस्ता है, इसको खरीद लो। क्यों? क्योंकि भाई अपनी जेब से तो पैसा जाना नहीं है, पैसा किसका होगा? इंडिया वालों का। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? हमारे जो इंडिया का वेल्थ था उसको यूटिलाइज किया पहले अपने लग्जरियस लाइफस्टाइल के ऊपर। दूसरा, ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि जो भी वो रूलिंग वगैरह करते थे या जो भी वो पॉलिसीज बनाते थे, वो उनकी पॉलिसीज भाई कोई ऐसे तो मान नहीं लेगा, क्योंकि वो पॉलिसीज बनाते अपने फायदे के लिए थे, तो कोई मानेगा तो है नहीं। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे? अपनी पॉलिसीज लोगों से मनवाने के लिए कुछ फोर्सफुली काम करवाते थे। उन फोर्सफुल एक्टिविटी के लिए तो लोग चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए जो उनकी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करा पाए जबरदस्ती। तो उसके लिए वो खर्चा करते थे, वो भी खर्चा इंडिया की तरफ से जाता था। ब्रिटिशर्स ने अपना पूरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बना रखा था, मतलब पूरा अपना एक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बना रखा था। उस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की जो पूरे एक्सपेंसेस होते थे, सैलरी होती थी, वेजेस होती थी, उनके जो खर्चे होते थे, वो भी सारी इंडिया की वेल्थ से ही पे किए जाते थे। तो इन शॉर्ट ब्रिटिशर्स ने जो इंडिया की वेल्थ थी वो पूरी तरह से ड्रेन कर दी थी। कैसे? अपने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को इंडिया से सैलरी दिलवा के, ब्रिटिश के एक्सपेंसेस इंडिया बियर कर रहा था, ब्रिटिशर्स की लाइफस्टाइल इंडिया बियर कर रहा था, और ब्रिटिशर्स के जितनी भी चीजें थी या जितना भी सब कुछ था, पॉलिसीज वगैरह, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए भी इंडिया की तरफ से ही पैसा लग रहा था। इन शॉर्ट ब्रिटिशर्स ने जो इंडिया की वेल्थ थी वो पूरी तरह से ड्रेन कर दी थी। उस ड्रेनिंग की वजह से अब हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं बचा था जिससे हम अपने यहाँ सर्वाइवल कर सकते, और इसी वजह से रोमन जो थे वो हमें द सिंक ऑफ वर्ल्ड गोल्ड भी कहने लगे। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब बात करते हैं हमारे फॉरेन ट्रेड उस टाइम पे था, मतलब अब
ब्रिटिशर्स के टाइम पे फॉरेन ट्रेड मेरा कैसा हो गया? सबसे पहले नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट। ब्रिटिशर्स ने इंडिया को नेट एक्सपोर्टर बना लिया था प्राइमरी प्रोडक्ट का। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इससे पहले हमारे जो इंडिया थे वो सबसे ज्यादा अगर एक्सपोर्ट करते थे तो अपने स्पाइसेस एक्सपोर्ट करते थे, या अगर हम बात करें तो इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करता था, तो इंडिया कॉटन, जूट, ठीक है, आपके वीट, राइस, पल्सेस, ठीक, शुगर केन, स्पाइसेस, ये सारी चीजें इंडिया एक्सपोर्ट करता था, बट एज वेल एज फिनिश्ड गुड। बट ब्रिटिशर्स के आने के बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडिया को नेट एक्सपोर्टर बना लिया प्राइमरी प्रोडक्ट का। प्राइमरी प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हमारा रॉ मटेरियल। ब्रिटिशर्स ने इंडिया को नेट एक्सपोर्टर बना लिया था रॉ मटेरियल का, यानी जो इंडिया वाले थे वो अब सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट करते थे। और क्या करते थे? एक्सपोर्ट, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे। ये रॉ मटेरियल जो था वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही एक्सपोर्ट कर सकते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ऐसी टैरिफ पॉलिसी बनाई थी, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया कि ब्रिटिशर्स ने ऐसी टैरिफ पॉलिसी बनाई थी जिसमें अगर इंडिया वाले ब्रिटिश से ट्रेड कर रहे हैं तो भाई कोई टैक्स नहीं है, टैक्स फ्री ट्रेडिंग है, ना इंपोर्ट में कोई टैक्स ना एक्सपोर्ट में कोई टैक्स, एकदम फ्री एक्सपोर्ट है, फ्री फ्लो ऑफ द गुड एंड सर्विसेज। बट अगर इंडिया वाले ब्रिटिशर्स के अलावा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रेडिंग करते हैं तो उनको हाई रेट ऑफ टैक्सेस देने पड़ेंगे। उस हाई रेट ऑफ टैक्सेस की वजह से क्या होगा कि वो इंप्रूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ट्रेडिंग ही नहीं होगी। कौन कंट्री चाहेगी कि हम टैक्स दें मतलब? कोई नहीं चाहेगा, तो कोई इंडिया से ट्रेड करेगा ही नहीं। तो इस वजह से जो इंडिया है वो नेट एक्सपोर्टर बन गया था प्राइमरी प्रोडक्ट का, एंड नेट इंपोर्टर बन गया था फिनिश गुड का। प्राइमरी प्रोडक्ट ब्रिटिशर्स इंडिया से लेके जाते थे, उनको फिनिश गुड बनाते थे, और वही फिनिश गुड वापस इंडिया में लाके बेच देते थे। तो रॉ मटेरियल उन्होंने लिया 5 रुपए का, फिनिश गुड सप्लाई कर दिया 20 रुपए के, तो 15 रुपए इंडिया अपनी जेब से दे रहा है। तो अल्टीमेटली इंडिया की जो वेल्थ है वो तो ड्रेन हो ही जाएगी। तो क्या चीज यहाँ पे फॉरेन ट्रेड में था? सबसे पहले जो फॉरेन ट्रेड में क्या आया, नेट एक्सपोर्टर ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्ट एंड नेट इंपोर्टर ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। हमारी जो इंडिया है वो नेट एक्सपोर्टर बन गई थी प्राइमरी प्रोडक्ट की, एंड नेट इंपोर्टर बन गई थी हमारे किसकी? नेट इंपोर्टर किसकी थी? फिनिश गुड। अब सेकंड पॉइंट मेरा यहाँ पे आता है, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द इंडियाज फॉरेन। ब्रिटिशर्स का हमारे इंडिया के फॉरेन ट्रेड के ऊपर मोनोपोली कंट्रोल हो गया था, क्योंकि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिशर्स ने इंडिया के फॉरेन ट्रेड के ऊपर 50% से भी ज्यादा कंट्रोल ले लिया था। यानी कि इंडिया में जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है उसका 50% से ज्यादा का हिस्सा ब्रिटिश जाता था, और वहां से फिनिश गुड बन के हमारे पास आता था। अब ऐसा होता क्यों, कैसे होता था? तो पहले क्या होता था, हमारे इंडिया से जो सामान है वो ब्रिटिश कंट्री में जाता था, बट अफ्रीका के थ्रू होके जाता था। हमारे इंडिया से सामान ब्रिटिश कंट्री में जाता था, इंग्लैंड वगैरह में जाता था, बट बीच में अफ्रीका से होते हुए जाता था। तो जब अफ्रीका से होते हुए जाता था तो हम लोग अफ्रीका भी ट्रेडिंग कर लेते थे कि भाई अफ्रीका से जा ही रहा है तो एक काम करते हैं, फिर अफ्रीका से भी ऑर्डर ले लेते हैं, वहां ट्रेड करते हुए निकल जाएंगे। तो भाई थोड़ा ये भी काम हल्का हो जाएगा। या अगर अफ्रीका मान गए, क्योंकि भाई उसको भी टैक्स देना पड़ेगा, तो अगर अफ्रीका रेडी हो जाता तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो फिर एक ही रास्ता ही है ब्रिटिशर्स का। तो ये रास्ता जो था वो बहुत लंबा था, बहुत घूम के जाना पड़ता था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, दिमाग लगाया यार इतना बड़ा रास्ता होता है, इंडिया से सामान आता है, अफ्रीका होते हुए फिर हमारे पास आता, बहुत टाइम लग जाता है। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, दिमाग लगाया, उन्होंने 1869 में स्वेज कैनल, SUEZ, स्वेज कैनल, क्या हुआ, SUEZ CANAL, ये उन्होंने स्टैब्लिश किया 1869 में उन्होंने स्वेज कैनल एक स्टैब्लिश किया, मतलब एक टनल टाइप का बनाया। उस टनल में उन्होंने क्या किया, जो रास्ता अफ्रीका से होके जाता था, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ इंडिया है, यहाँ इंग्लैंड है, बट यहाँ बीच में पानी है बहुत सारा, तो ये रास्ता अफ्रीका से होके जा रहा है इस तरह से। तो इंडिया वालों ने क्या किया, एक उन्होंने टनल टाइप का बनाया, उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया, यहाँ पे मतलब नदी क्या या पहाड़ या कुछ भी ऐसा बैरियर्स टाइप के, सिंपल ऐसे समझ लो बैरियर्स है, पहाड़ भी हो सकते हैं, नदियां भी हो सकती है, या नॉर्मल डिस्टेंस इतनी ज्यादा तो प्रॉब्लम है। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इतना घूमने से अच्छा उन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे बना दिया। अब ये रूट एक हो गया। अब इजी क्या है, ये रूट इजी है कि ये रूट इजी है, तो ऑब्वियसली ये वाला रूट इजी है क्योंकि छोटा पड़ेगा। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, 1869 में स्वेज कैनल बनाया, जिसमें इन्होंने क्या किया, जो रास्ता हमारा अफ्रीका से होके जाता था और काफी लेंदी होता था, वो रास्ता इन्होंने बहुत शॉर्ट कर दिया, और अब इंडिया से ब्रिटेन तक का जो डिस्टेंस था वो बहुत कम हो गया था, जिससे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी वो भी कम हो गई थी, और जो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स है वो भी बहुत ज्यादा
अच्छी हो गई थी, जिस वजह से अब जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया पे और ज्यादा कंट्रोल कर पा रहे थे और अल्टीमेटली हमारे 50% से ज्यादा के जो गुड्स थे वो इंडिया ने एक्वायर मतलब ब्रिटिशर्स ने एक्वायर कर लिए थे और उनका हमारी कंट्री पे एक मोनोपोली राइट बन चुका था। इस मोनोपोली राइट बनने के बाद उन्होंने क्या किया, इंडिया को पूरी तरह से एक्वायर कर लिया। अब इंडिया की जितनी भी टैरिफ पॉलिसी थी वो सारी ब्रिटिशर्स बनाते थे, इंडिया के जितने भी गुड्स थे वो ब्रिटिशर्स ले जाते थे और हमें फिनिश गुड दे जाते थे, जिसकी वजह से हमारी जो वेल्थ थी वो और ज्यादा ब्रेक हो गई। लास्ट आता है सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू द बेनिफिट ऑफ द ब्रिटिशर्स। कई बार ऐसा भी हो जाता था कि हमारी जो इंडिया है वो सरप्लस ट्रेड अर्न कर लेती थी, मतलब ज्यादा पैसा कमा लेती थी, बट उस ज्यादा पैसे का इस्तेमाल जो होता था वो भी ब्रिटिशर्स पे ही हो जाता था, मतलब ब्रिटिशर्स अपने लिए कर लेते थे कि इन केस कभी अगर फायदा हो गया है, कभी अगर रॉ मटेरियल महंगा बिका और फिनिश गुड में कुछ ऐसा कुछ भी हो गया, या कई बार हमें इनकम ज्यादा हो गई या प्रोडक्शन ज्यादा हो गया एग्रीकल्चर में, या इंडिया के पास अगर पैसा ज्यादा आ गया किसी भी सोर्स से, तो ब्रिटिशर्स उस पूरे पैसे का इस्तेमाल कर लेती थी अपने लग्जरियस लाइफस्टाइल के ऊपर, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा बनाने के लिए, और इंडिया अल्टीमेटली फिर से वहीं आ जाती थी, तो इंडिया कभी भी ग्रो नहीं कर पा रही। तो ये था हमारा इंडिया फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें हमने बात करी 3 चीजों के बारे में। पहला, इंडिया बिकेम द नेट एक्सपोर्टर ऑफ द रॉ मटेरियल एंड नेट इंपोर्टर ऑफ द फिनिश गुड। दूसरी चीज यहाँ पे उन्होंने बात करी मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द इंडिया फॉरेन ट्रेड, यानी इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था उन्होंने मोनोपोली कंट्रोल बना लिया था, पूरा पूरा कंट्रोल ब्रिटिशर्स का हो गया था। और लास्ट, अगर इन केस कोई सरप्लस ट्रेड हो भी जाता था तो उसका जो भी सरप्लस आता था वो ब्रिटिशर्स यूज कर लेते थे अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल के लिए। तो आई होप सबको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट, कोई सजेशन, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।